तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की गई थी? अब असम है, त्रिपुरा है, केरल या फिर बिहार। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि केरला। आइए इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन 2022, राष्ट्रीय महिला विधेयक सम्मेलन की मेजबानी तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई। सो बेसिकली आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि केरला की जो विधानसभा है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अब सम्मेलन में अपनाए गए महत्वपूर्ण संकल्प सार्वजनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए व्यापक कानून बनाना और विधेयका में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना, ये इसके अंदर संकल्प जो थे ये अपनाए गए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा है, इसकी मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये वाली बात सही है। जबकि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा और हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि केवल एक स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर थ्योरी पार्ट में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। सो ये परसेंटेज याद रखिएगा। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर तक 240 किलोमीटर है। राज्य 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपका 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है साइज़ के सेंस में। सो इससे बड़े कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, नंबर 1 पर आएगा राजस्थान, नंबर 2 पे आएगा मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। यह अपनी राज्य की जो सीमाएं हैं इनको 8 राज्यों के साथ में साझा करता है। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है, उत्तर में उत्तराखंड है, पश्चिम की बात करें तो राजस्थान है, दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पूर्व में बात करें तो झारखंड और पूर्व में बिहार और एक संघ राज्य क्षेत्र जो कि आपका दिल्ली है। तो ये सब कुछ है इसके बारे में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे लंबी सीमा कौन से प्रदेश के साथ में साझा करता है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। जबकि सबसे छोटी सीमा वो किसके साथ साझा करता है? हिमाचल प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश होगा, ना कि जो अभी हमारे विकल्प उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, 28 जून को या फिर 29 अगस्त को? तो सही आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन ए यानी कि 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे। अब अगर हम थ्योरी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसकी थीम आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। थीम क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ये इसकी थीम है वर्ष 2022 की, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, मुख्य उद्देश्य क्या है हेपेटाइटिस डे को मनाने का? तो हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और समुदायों तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित करना और उपचार और देखभाल की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना, इसके पर्पज से हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। अब क्या कुछ यहाँ पर हेपेटाइटिस के बारे में है। हेपेटाइटिस जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि यकृत की किसी भी प्रकार की सूजन को ये संदर्भित करता है, यानी कि उसको रेफरेंस करता है हेपेटाइटिस। किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या फिर सूजन, यह तीव्र भी हो सकता है। यकृत की सूजन जिस बीमारी की वजह से होती है उसमें पीलिया है, बुखार है, उल्टी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यकृत की सूजन 6 महीने से अधिक समय तक भी रह सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, दृष्टि का ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए प्रीलिम्स का। सो यहाँ पर हम इसको कंडक्ट करवा रहे हैं। लेटेस्ट टेस्ट जो इस समय टेस्ट नंबर 8 है वो चल रहा है। सो अगर आप इसको कवर अप करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हर एक वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखिए। विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका विकल्प नहीं बताएंगे और उसका आंसर नहीं बताएंगे। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में क्या कुछ आपको याद रखना है, क्या कुछ आप छोड़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ चाहिए तब भी आप टेलीग्राम पर मेरे से बात कर सकते हैं, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर सबसे पहला काम आपको यही करना है कि वीडियोस को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर पीडीएफ भी लेंगे तो उसमें बहुत अननेसेसरी चीज़ें दे रखी हैं जो इररिलेवेंट है आपके एग्जाम से। अब 30-35 दिनों के अंदर आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको करना वो है कि जो इंपॉर्टेंट है वो सब एटलीस्ट आपका 2 से 3 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारी अप्रोच रहेगी इसको कवर अप करवाने की। सो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अब। आमतौर पर ए, बी, सी, डी और ई सहित हेप्टोट्रॉफिक यकृत निर्देशित वायरस के एक समूह के कारण हेपेटाइटिस होता है और अन्य वायरस भी इसका रीज़न हो सकते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 सूची दे रखी है, 2 लिस्ट हैं। एक तरफ रिवर दे रखी है और दूसरी तरफ गंगा में विलय का स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कोसी की। तो कोसी रिवर जो है कटिहार में जाकर गंगा रिवर से मिलती है। यमुना की बात करें प्रयागराज में मिलती है। वरुणा की बात करें तो ये आपकी बनारस में जाकर गंगा रिवर से मिलती है। और गंडक की बात करें तो ये हाजीपुर में। यानी कि 1, 2, 4, 3 ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन से विकल्प में ये दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड जो है इसके अंदर 1, 2, 4, 3 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। थ्योरी पार्ट में काफ़ी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लिस्ट को कहीं आप लोग नोट डाउन ज़रूर करिएगा। एक तरफ अब ये विलय करने वाली रिवर है और एक तरफ है स्थान। सबसे पहले कोसी की बात करें कटिहार में, यमुना की बात करें प्रयागराज में, वरुणा बनारस में, तमसा रिवर बलिया टोंस की बात करें तो सिरसा के पास में गंगा रिवर से मिलती है। वहीं गंडक की बात करें तो ये हाजीपुर में गंगा रिवर से मिलती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कच्छल द्वीप ये है, द्वीप में है, अंडमान में है, लक्षद्वीप में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि अंडमान में है ये कच्छल द्वीप। यहाँ पर कच्छल द्वीप की बात करें तो कच्छल द्वीप कहाँ पर है? आपके अंडमान का एक द्वीप समूह है। अब इस स्थान को कभी तिन्हू के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नाम ये भी आप याद रखिएगा, तिहनू ये इसका नाम था पहले। और ये स्वदेशी और यहाँ तक कि गैर स्वदेशी लोगों के लिए एक जगह है। इतिहास के अनुसार बात करें तो ये तंजौर के चोलों का साम्राज्य था यहाँ पर, और डेनिश खोजकर्ता द्वारा इस जगह का पता लगाया गया था। अब ये क्यों न्यूज़ में आया इसको भी यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। हाल ही में जो आपका नासा है, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके एक अध्ययन ने कच्छल द्वीप पर मैंग्रोव कवर की हानि पर प्रकाश डाला था। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से कच्छल द्वीप लाइमलाइट में रहा था और इसी वजह से ये टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूडेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मंडल कला के संबंध में पहला स्टेटमेंट है, यह एक ज्यामितीय डिज़ाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। ये वाली बात यहाँ पर सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ 1 और 2 हमारे आंसर होंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। अब बात करें हम किसकी? मंडल कला की। तो मंडल कला एक ज्यामितीय डिज़ाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवाद रखता है। यह मैजिक सर्किल के लिए एक संस्कृत शब्द है। लोगों का मानना था कि मंडल ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में चीन, जापान, तिब्बत में सबसे अधिक प्रचलित है। ये हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसी तरीके से सही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि मूल रूप से मंडल एक वर्ग के भीतर समाहित व्रत होते हैं और खंडों में व्यवस्थित होते हैं जो सभी एक या फिर एकल केंद्रीय बिंदु के आसपास व्यवस्थित होते हैं। हिंदू धर्म में मंडल कला, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो एक साधारण मूल मंडल को एक यंत्र भी कहा जाता है जो एक केंद्र बिंदु के साथ एक चक्र धारण करने वाले
चारों द्वारों के साथ एक वर्ग का रूप लेता है। इसके बाद आगे हम बात करें बौद्ध धर्म में मंडल कला। तो अब इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। मंडलों को वज्रयान बौद्ध धर्म में सेंट पेंटिंग में भी विकसित किया गया है। मंडल भी अनुत्तर योग्य तंत्र यंत्र साधना का प्रमुख हिस्सा है। तो ये सब कुछ है मंडल कला के बारे में। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान इसका उद्घाटन किया गया। अब ये उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर नई दिल्ली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, नई दिल्ली। यहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर क्या कुछ थ्योरी पार्ट में दिया हुआ उसको देखते हैं। जून 2022 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि NTRI का उद्घाटन किया। NTRI आदिवासी विरासत और संस्कृति के प्रचार और संरक्षण के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान मुद्दों और मामलों का प्रमुख केंद्र होगा। बेसिकली किसने उद्घाटन किया और कहाँ पर ये लोकेटेड है, दो बातें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके बारे में। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है। अब ये दुधवा है, हस्तिनापुर है, रानीपुर है, या फिर ये अमनगढ़ है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है हस्तिनापुर, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करें रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। यह कई जानवरों का एक प्राकृतिक आवास है। अब ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि स्थापना कब हुई थी और कौन से नंबर का ये टाइगर रिजर्व है और कौन से ज़िले के पास में ये लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो ये लखीमपुर खीरी के मतलब खीरी जो है उत्तर प्रदेश में उन जिलों में है वहाँ पर, और भारत नेपाल सीमा के करीब है। तराई क्षेत्र के शानदार प्राकृतिक वनों और हरे भरे वनस्पतियों को उजागर करने के लिए किशनपुर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। इसके बाद आगे इसमें हम बात करें, ये है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर ज़िला है उसमें ये लोकेटेड है, और यहाँ पर और कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप स्किप कर दीजिए, सब बेकार की चीज़ है। खाली इतना याद रखना है कि कहाँ पर है, या जिला याद रखिएगा, वो है आपका बिजनौर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी नदी जो है वो लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है। अब ये आपकी घाघरा है, या फिर ये आपकी गंडक है, हिंडन है, या फिर सई है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सई रिवर है जो लखनऊ को उन्नाव से सेपरेट करती है। अब इस रिवर के बारे में सिर्फ 2-3 पॉइंट जो याद रखने। पहला ये कि गोमती की ये सहायक नदी है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरा, इसको आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गोमती की सहायक नदी है, आदि गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। और उत्पत्ति कहाँ से होती है, हरदोई जिले में का जो परसोई है वहाँ से ये निकलती है। तो इसकी उत्पत्ति याद रखनी है, किसकी सहायक नदी है और पहले इसका नाम क्या था, और ये लखनऊ क्षेत्र को उन्नाव से अलग करती है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक नाम की जो पुस्तक के चौथे खंड थे इनका अनावरण किया गया। ये पुस्तकें निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रामनाथ कोविंद इनके भाषणों का ये संकलन है, ये जो बुक्स हैं। एक है आपकी लोकतंत्र के स्वर और दूसरी है द रिपब्लिकन एथिक। तो आइए यहाँ पर थ्योरी पार्ट एक बार देख लेते हैं। जून 2022 में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ में लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक्स नाम की जो पुस्तक के चौथे खंड थे इनका विमोचन किया, और जिसमें चयनित भाषण थे किसके, भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के। इसके बाद आगे इसमें देखें तो इस पुस्तक में सार्वजनिक सेवा, नैतिकता, शिक्षा, हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और समसामयिक वैश्विक
मुद्दों जैसे विभिन्न विषयों पर जो हमारे राष्ट्रपति थे इनके विचारों को शामिल किया गया है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।